हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम पेपर 2021-22 मैथमेटिक्स गणित कक्षा 9 पूर्णांक 70 मार्क। और यह जो पेपर है दो खंडों में बटा हुआ है। खंड जो अ है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो 20 मार्क के होंगे, आपके OMR सीट पर भरने होंगे सही करके। स्टूडेंट यदि आप हिंदी कक्षा 9 का पेपर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। और स्टूडेंट यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, इन पेपरों को हल करने से होता क्या है कि आपके ज्ञान में वृद्धि होगा और क्वेश्चन में काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किन्हीं दो परिमेय अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। देखिए, दो अपरिमेय संख्या का जब हम लोग गुणा करेंगे तो इन चारों विकल्पों में डी वाला विकल्प सही होगा। ये कभी परिमेय संख्या भी आ सकता है, कभी अपरिमेय संख्या भी आ सकता है, जब हम लोग किन्हीं दो अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तब। तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जिनको कि हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम लोग किसी भी करड़ी में 3 को जब सॉल्व करेंगे तो इनकी एक्चुअल वैल्यू A/B के रूप में नहीं आ पाएगी या P/Q के रूप में नहीं आ पाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। देखिए, यहाँ पर लिखा है करड़ी में 10 गुणित करड़ी में 15 बराबर होगा। तो जानते हैं समतुल्य जब करड़ियाँ बराबर होती हैं, ये अंडर रूट है, तो इनका करड़ी में करड़ी का हम आराम से गुणा कर सकते हैं। 10 गुणित 15 हो जाएगा करड़ी में। ठीक, अब इनका गुणनखंड कर लीजिए। 10 का 2 गुणित 5 होगा, 15 का 3 गुणित 5 होगा। चूँकि यदि समयुग्म संख्या है तो जोड़ा में से एक संख्या निकल जाएगा, जैसे 25 का वर्गमूल 5 ये बाहर निकलेगा, द्वितीय 6, यानी बी वाला विकल्प इसमें करेक्ट है। 5 करड़ी में 6 बी का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। बहुपद 10 की घात है। देखें, यहाँ पर बहुपद कोई है, 10 दिया है, केवल 10 दिया है। तो बहुपद की डिफिनीशन क्या बोलती है कि किसी भी चर राशि के ऊपर कोई न कोई घात होना चाहिए, पूर्णांक घात होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल अचर राशि 10 लिख रहा है, तो इसकी घात कुछ नहीं माना जाएगा, 0, यानी बी वाला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। बहुपद इतना का मानक रूप होगा। देखें, ये 4 विकल्प दे रखा है, तो मानक रूप कहता है कि जो भी चर राशियां हैं उनके अवरोही क्रम में होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं यक्स के घाते 1 लिखा, फिर 1 आ गया, यहाँ घाते 3 बढ़ा दिया। तो इन चारों विकल्पों में डी वाला विकल्प आप चेक करें, ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें अवरोही क्रम में है। इस चर के घाते 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0, तो ये डी वाला विकल्प सही है। बहुपद का यही मानक रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 2x प्लस 1। इतना तो पी कोष्टक में 2 करड़ी में 2 बराबर है, यानी कि ये x की वैल्यू है। तो इस बहुपद में हमें x के स्थान पर इतना मान रखना होगा। ठीक है, अर्थात दिए गए बहुपद में हमें x के स्थान पर सिर्फ 2 करड़ी में 2 रख देना है। जब ऐसा करेंगे तो वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे यहाँ पर, फिर x की वैल्यू यहाँ पर रखें, 2 गुणित 2 प्लस 2 गुणित करड़ी में 2 प्लस 1 कर दे। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 8 से 8 कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो इसमें विकल्प बी वाला सही है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रैखिक समीकरण 2x माइनस 5y बराबर 7 का हल क्या होगा। ठीक, तो पहला दिया है कि एक अद्वितीय हल का मतलब कोई एक निश्चित ही मान निकलेगा, केवल 2 हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये विकल्प सी वाला सही है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए, ऐसा इसलिए कि जब हम लोग x की वैल्यू, कुछ तो दिया नहीं, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का निकलेगा, 1 रखेंगे तो भी y का वैल्यू निकलेगा, 2 रखेंगे तो भी निकलेगा। इस तरह से अनंतों मान आ सकते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हुआ। 6 का ये सी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के कह रहा है कि रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6 का आलेख y अक्ष को किस बिंदु पर काटता है। देखें, जब हम 2 अक्ष बनाएंगे, x अक्ष और y अक्ष, तो y अक्ष को काटने का मतलब y की कुछ न कुछ वैल्यू अवश्य ही होगी। जैसे यहाँ पर दिया है कि ये x की वैल्यू है y का, तो x की वैल्यू यदि 2 रखें यहाँ पर इस समीकरण में, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी ही नहीं, तब तो ये पहले ही गलत है, 0 आना नहीं चाहिए। और दूसरा यहाँ पर देखिए 0 और 3 दिया है, यदि x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखें और कैलकुलेट करेंगे
तो यह 3 नहीं आ पाएगा इसमें y का मान, ये भी गलत हो गया। और तीसरा दिया है 3,0 तो 0 आ गया, माने y की तो मान 0 होगा ही नहीं, क्योंकि y को कहीं ना कहीं वो काट रहा है। डी वाला विकल्प देखें ये करेक्ट होगा, क्योंकि जब 0 की वैल्यू इसमें हम लोग x की रखेंगे तो 3y बराबर 6 आएगा, यानी y बराबर 2 आएगा, यानी ये करेक्ट है। डी वाला विकल्प सही होगा। x की वैल्यू जैसे ही 0 रखते हैं तो काटने पर y की वैल्यू 2 आएगा, अतः जो प्रतिच्छेद बिंदु है y अक्ष का 0,2 होगा। क्वेश्चन 8 देखेंगे, यहाँ पर ये फिगर दे रखा है और यम समांतर यन के है और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है 45, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो संगत कोण बराबर होता है, यह कोण चूंकि संगत है इसके x 45 के, तो यह 45 है तो यह भी 45 हो जाएगा। क्वेश्चन 9वां देखेंगे, यहाँ पर ये त्रिभुज का फिगर दे रखा है, 40 है 80 है, ये कोण पूछ रहा है आप लोगों से, कोण ACD पूछ रहा है। तो देखें यह जो है कोण ACD, यह वाला यह बहिष्कोण कहलाता है और यह बहिष्कोण इस त्रिभुज के अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यह कोण इस और इस कोण के बराबर होगा, 80 + 40 अंश के, दोनों को जोड़ेंगे तो 120 इसकी वैल्यू आएगी। इसमें जो विकल्प है ए वाला सही होगा, क्योंकि बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, दोनों को जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां देखें, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। अभी ये 4 विकल्प दे रखा है। यस का मतलब ये भुजा है, ए का मतलब एंगल यानी कोण है, फिर भुजा। तो कोई भी त्रिभुज होगा तो भुजा कोण भुजा, ये तो सही है, सर्वांग समता की कसौटी पर है। दूसर का कोण भुजा कोण, यह भी कसौटी पर हो जाता है। तीसर का यस यस ए, यह नहीं हो पाता, क्योंकि भुजा भुजा कोण इसमें ये होता है कि एक दूसरे से अटैच होना चाहिए। भुजा कोण भुजा हम कह रहे हैं तो अटैच होना चाहिए। अब कोण कोण भुजा ये अटैच होगा, तो इसमें विकल्प नंबर सी सही होगा, यह कसौटी पर नहीं उतरेगा। अब इसमें देख लें, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। अब यह कसौटी पर यस यस ए नहीं ठहर रहा है, चूंकि ये भुजा फिर आ गया भुजा, भुजा भुजा फिर कोण आ गया, ठीक। तो बीच में यहाँ एंगल होना चाहिए था, क्योंकि जब हम इस त्रिभुज की रचना करेंगे तो एक भुजा मालूम हो गया, दूसरा साथ ही साथ कोण भी मालूम होना चाहिए था, अटैच होना चाहिए था, करेक्ट। इसलिए यहाँ पर सी विकल्प कसौटी पर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, फिगर आपको दे रखा है, इसमें बताना है कि संगत सर्वांग समता लिखिए। ये 2 त्रिभुज है, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, संगत पूछ रहा है। अब जैसे यहाँ पर पहला विकल्प देखा कि त्रिभुज OAB, देखें OAB सर्वांगसम त्रिभुज ODC, देख रहे हैं OAB ODC के ले गया, तो OCD ले जाना चाहिए था संगत। तो इसमें ये B और C ये तीनों उल्टा दे रखा है, D पूछ रहा है, तो इसमें C वाला विकल्प सही है। यही संगत तो त्रिभुज के संगत भुजाएं हैं, देख रहे त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD के भुजा कोण भुजा। तो इसमें संगत क्या हो जाएगा, OA भुजा OC के, फिर OB OD के, और यह शीर्षा भिमुख कोण भुजा कोण भुजा से यह सर्वांगसम सिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप चेक करें, देखें 3 असमरेख बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। असमरेख का मतलब कि तीनों बिंदु एक रेखा पर नहीं होना चाहिए, तो इनसे होकर के जाने वाले वृत्तों की संख्या 1 होगी, विकल्प 1 सही है ए। यहाँ पर 3 बिंदु अलग अलग स्थितियों में हो तो ये असमरेख कहलाते हैं, एक सीध में नहीं होने चाहिए। अब क्या होगा, इन तीनों को हम मिला देते हैं, मिलाने पर एक त्रिभुज बनेगा। तो किन्हीं 2 भुजाओं का हम लंबर्धक करते हैं। जब लंबर्धक करेंगे तो जहाँ ये काटेगा उसको केंद्र मान करके एक जब हम सर्किट बनाते हैं, एक वृत्त खींचेंगे तो तीनों शीर्ष से होकर जाएगा। यह प्रदर्शित करता है कि 3 असमरेख बिंदुओं से केवल एक रेखा जा सकती है, एक वृत्त बन सकती है। ए वाला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, अब ये क्वेश्चन दिया है और इसमें ये जीवा बनाया है, यहाँ से जो केंद्र से ये OC रेखा है, इस जीवा पर हमेशा लंब होती है। इस प्रमेय से लंब का मतलब यह कोण 90 अंश होगा, कोण OCA। इसमें पूछ रहा है AB की लंबाई क्या होगी, AB की पूरी की लंबाई। तो हम लोग जानते हैं कि केंद्र से जो डाला गया लंब होता है जीवा को 2 बराबर भागों में अर्धित करता है, बढ़ता है, यानी AC बराबर BC होगा। यदि AC निकल गया तो BC
भी निकल जाएगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो इस वृत्त में हम लोग क्या करेंगे कि इस त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ए सी ओ में पाइथागोरस का, ये देखिए कर्ण है यानी त्रिज्या है 5 दे रखा है, 4 देखा है, ए सी की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कर्ण पर का बना वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक। और ओ सी लंब ए सी पर है, अतः यह कोण 90 अंश का होगा। कौन सा कोण? कोण ओ सी ए 90 अंश का होगा। अब इसको पाइथागोरस के प्रमेय से सॉल्व करेंगे त्रिभुज ए सी ओ में, तो ए सी की वैल्यू नजर आएगी। पाइथागोरस के प्रमेय से पक्षांतर करेंगे, ए सी की वैल्यू 3 आएगा। चूंकि यहाँ से ए सी 3 निकल गया तो ए बी की वैल्यू टोटल कितना होगा? 3 3 6 हो जाएगा। केंद्र से डाला गया लंब जीवा को अर्धित करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार पुनः देखें। कोई वृत्त बना रखा है, पूछ रहा है ए सी और बी सी का क्या अनुपात होगा। देखें ये जीवा है और यहाँ से ये लंब डाला गया है उसी, तो डाला गया लंब जीवा को अर्धित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ए सी बराबर बी सी होगा, या कह ले ए सी संबंध है बी सी बराबर, इन चारों विकल्पों में एक संबंध है 1 होगा। तो ये विकल्प सी वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दे रखा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 25 संबंध 14 संबंध 12 का अनुपात में है और परिमाप दिया है 510। तो त्रिभुज की जो परिमाप होती है तीनों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा इनको एक्स एक्स मान करके हम सॉल्व करके देखते हैं। एक को 25x मान लिया, 14x और 12x मान लिया, तीनों के जोड़ को परिमाप करते हैं, तीनों 510 है। कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से 51x बराबर 510, तो x की वैल्यू 10 आएगी। इसमें मान रखेंगे तो सबसे बड़ी भुजा 25x है, यानी कि 250 होगा। सी वाला विकल्प राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया है। समकोण त्रिभुज चाहे कोई त्रिभुज हो, उसका परिमाप 60 सेमी है और इसमें कर्ण की लंबाई आपको दे रखा है 26। तो परिमाप क्या होता है कि तीनों भुजाओं के जोड़ को हम लोग परिमाप कहते हैं, कोई भी त्रिभुज हो। अब इसमें पूछ रहा है कि उस समकोण त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। तो एक कर्ण हम लोगों को दे रखा है और परिमाप भी दे रखा है, तो इसमें त्रिभुज ए बी सी हम बना लेंगे और यह 90 अंश का होगा। अब जब सॉल्व करेंगे तो ये 60 रखेंगे, उसकी परिमाप है, बाकी शेष तीनों भुजाओं का जोड़ा और कर्ण आपका दे रखा है 26। अब कैलकुलेट करेंगे तो ये 34 आएगा, शेष 2 भुजाएं ए बी और बी सी का योग। और समकोण त्रिभुज के लिए शर्त यही है कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसमें कर्ण की वैल्यू दे रखा है 26, इसका वर्ग करेंगे प्लस शेष 2 भुजाएं जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, जैसे अलग अलग दिया है सबकी वैल्यू में पहला ही मान रखते हैं 24 और 10 रखते हैं, तो कर्ण के योग के बराबर होना चाहिए। तो जैसे ही हम उसकी वैल्यू इसमें रखते हैं और वर्क करते हैं तो हम पाते हैं कि 476, 24 का 576 प्लस 10 का 100, दोनों को योग करेंगे तो कर्ण के बराबर आ गया, यानी कि ये हम लोगों का विकल्प ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ये समलंब का चित्र बना रखा है और यहाँ से यहाँ तक ये आयत है और यहाँ से यहाँ तक समकोण है। सभी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल प्लस समलंब का क्षेत्रफल जोड़ दें। टोटल नीचे की टोटल भुजा ए बी 40 है, ठीक है। ये 28 है, ये ए भी 28 हो जाएगा, 9 है तो ए भी 9 हो जाएगा। पूरे समलंब का क्षेत्रफल निकालना, आयत का क्षेत्रफल प्लस इस समकोण का क्षेत्रफल, दोनों का फॉर्मूला आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार क्या हो जाएगा 12 और इसकी ऊंचाई क्या होगी 9। ये 12 कहाँ से आया? टोटल 40 है, 40 में से इतना 28 घटा दें, ठीक। ये बी विकल्प इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। यहाँ पर एक त्रिभुज का फिगर बना रखे हैं, ये 80 दिया है, ये x से x है और ये y है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से विकल्प सही होगा, x y की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोगों को पता है कि ये बहिष्कोण जो होता है अपने दोनों अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, या यह कह लें कि त्रिभुज पी क्यू आर में 80 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 180, ठीक। तीनों के योग से x की मान निकाल करके यह y की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे तीनों का योग करके, यहाँ पर पक्षांतर करके, यह 80 दे रखा है तो x की वैल्यू यहाँ पर 50 निकल गई। यदि x की वैल्यू 50 निकल गई तो हम लोग जानते हैं रेखा के एक ओर के संपूर्ण कोणों का योग 180 होता है। 180 में से इस 50 को घटाने पर y की वैल्यू निकल आएगी, यानी बी वाला विकल्प इसमें राइट होगा, जो 50 का 130 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। प्रत्येक प्रमेय संख्या है, तो प्रत्येक प्रमेय संख्या ये चारों विकल्पों में एक वास्तविक संख्या होती है, सी वाला विकल्प राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नांकित में बहुपद नहीं है, तो x के घात जो भी चर राशि उसका पूर्णांक जो घात होता है घात पूर्णांक में होते हैं और इनको किसी करड़ी या ऋणोत्तर में होना
चाहिए। बहुपद वही होते हैं जो कि ऋणोत्तर होता है, यानी ऋण में इनकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए या अंश या भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये राइट होगा, ये बहुपद है, यह भी बहुपद है, इसकी घात एक है, यह भी बहुपद है, इसकी घात 5 है, लेकिन यह बहुपद नहीं है क्योंकि यह अंडर में दिया है, करड़ी में दिया है। सी वाला विकल्प राइट होगा इसमें। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से पुनः खंड बस आ जाता है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है क वाला समीकरण इतना 2x + y = 7 के 4 हल होंगे। तो अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू 0 रखें, फिर 1 पर निकालें, 2 पर निकालें, y की वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक, अलग अलग हल होगा इनका। उस दिए गए समीकरण को लिख लेंगे, फिर अपने से इनकी वैल्यू आलेख में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू निकल आई, यानी टोटल हल क्या होगा 0,7 होगा। फिर उसी तरह x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू निकल आई 1,5 होगा इसका मान। 2 रखेंगे तो 2,3 आएगा। फिर यदि यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखें उसी समीकरण में x + y = 7 में, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो इस तरह से 3,1 समीकरण का हल होगा। ऐसे ही आगे की संख्याएं निकाल लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर पहले का ख देखें, ये फिगर दे रखा है, यहाँ पर ये सभी कोणों की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, ये 3x है, ये 2x है। जानते हैं रेखा के एक ओर के संपूर्ण कोणों का योग 180 होता है। ये दोनों जोड़ेंगे, 3x + 2x = 180 करेंगे और इसको सॉल्व करके सभी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसको चेक कर लें, दोनों को योग करेंगे 5x आएगा, 5x = 180 होता है। x की वैल्यू निकल गया। जैसे ही x की वैल्यू यहाँ 3 × 36 करें, फिर 2 × 36 करें, ये वैल्यू निकल आएगी। ठीक, नीचे वाला कोण भी निकाल लेंगे। ये इधर के कोणों का योगफल 180 होता है, या फिर शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। चूंकि यह 72 अंश है तो यह भी 72 होगा, यह 108 है तो यह भी 108 होगा। इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब पहले का ग देखें, यह इस तरह से त्रिभुज बना रखा है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD होगा, ये सिद्ध करना है। फिर BC और BD के बारे में आप क्या समझते हैं? BC और BD के बारे में देखें, यहाँ पर ये जो AB भुजा गई है, ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, और ये पूरे कोण CAB को 2 भागों में बांट रही है, ये बोल रहा है। और साथ ही साथ AC = AD दे रखा है। तो जानते हैं सर्वांगसम के लिए हमें 2-3 शर्तें लागू करना पड़ेगा। भुजा कोण भुजा, तो इस क्वेश्चन में AC बराबर आपका AD दिया है, और स्वयं कोण CAB बराबर कोण BAD अर्धित हो रहा है, दोनों कोण बराबर हो गया। साथ ही साथ AB = AB उभयनिष्ठ हो गया। इस शर्त से त्रिभुज ACB सर्वांगसम त्रिभुज ADB के हो गया। अब सर्वांगसम की दिशा में 2 भुजाएं बराबर हो जाती, कोई भी, ये BC और BD भी बराबर हो जाएगा, यही पूछ रहा था। पहले का घ देखेंगे, यहाँ पर किसी वृत्त की 12 सेमी लंबी जीवा की लंबाई 12 है, केंद्र से 8 सेमी की दूरी पर है वह जीवा। तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो ये फिगर बनाएंगे, वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या हो गई। नीचे वाला आपका चूंकि ये टोटल 12 है तो AC हम लोग जानते हैं कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को अर्धित करता है, तो 12 है तो AC की वैल्यू 6 हो गई, और यह केंद्र से जीवा की दूरी 8 दिया है। पाइथागोरस का लगाएंगे, कर्ल पर का बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, सॉल्व करेंगे तो उसकी त्रिज्या निकल आएगी 10 सेमी। अंग का देखे दिया है कि 10x² + 3x - 4 का गुणनखंड, तो द्विघात मेथड से लगा लेंगे, x का वर्ग धन bx धन c के गुणनखंड से। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, a की वैल्यू होती है, x के पहले b होता है, c होता है, a और c का आपस में गुणा करते हैं। 40 आ गया, 40 का ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने अथवा घटाने पर 3 आना चाहिए। 8 पंजे 40, 8 में से 5 घटाएं 3, और फिर इसी 3 के स्थान पर 8 - 5 इसको रखेंगे, और फिर x का इसके अंदर गुणा करेंगे तो 8x - 5x, इसको वहीं उतारिए, -4, 2 का जोड़ा बना करके कॉमन ले लीजिए। कॉमन जैसे ही लेते हैं, कोष्टक में यह हो गया 5x + 4 हो जाएगा कॉमन, दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा 2x - x 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पहले का 4 सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। इसके लिए हम एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि रेखा के एक ओर के कोण टोटल 180 होता है, और यह अर्धवृत्त का कोण ACB, यह अर्धवृत्त का कोण हो गया। ठीक, अब चूंकि एक हम लोग प्रमेय जानते हैं कि केंद्र पर का बना कोण शेष परिध का दूना होता है, या शेष परिध का बना कोण केंद्र का आधा। तो यही फार्मूला अप्लाई कीजिए। शेष परिध पर बना कोण कौन सा हो जाएगा, ACB, ये बीच वाला ही मेन होता है। ACB इस 180 अंश का आधा होगा। जब 1/2 करेंगे, आधा करेंगे तो 90 अंश आएगा, और तो हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है।
अब प्रश्न संख्या दूसरे का क देखें, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह मान लेते कि यह एक अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। कोई x या p मान करके इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या, परिमेय नहीं बल्कि परिमेय है। यदि उसकी कसौटियों पर नहीं कसता है तब तो यह अपरिमेय ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसको p मान लिया इक्वेशन 1। चूंकि p एक परिमेय संख्या है, अब इसका दोनों तरफ का वर्क करेंगे। वर्क करने पर ये आएगा कड़ी में 2 बराबर p² - 6/4। चूंकि p एक परिमेय संख्या है तो ये स्क्वायर वाली वैल्यू भी परिमेय संख्या होगी, जबकि कड़ी में 2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। और अब कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या चूंकि बराबर होता नहीं एक दूसरे के, अतः इसके अनुसार यह असत्य साबित होगा। अतः हम कह सकते हैं कि 2 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। इसको चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ख देखिए, k की वैल्यू ज्ञात करना है, जबकि x - 1 यहाँ पर लिखा है px = दिया गया ये व्यंजक है कोई, तो इसका एक गुणनखंड है। x - 1 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग करते क्या है कि यदि यह इसका एक गुणनखंड है तो इतने के बराबर हम लोग 0 करते हैं। x - 1 बराबर 0 करके इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो इसका भी मान 0 आना चाहिए। तो कोई एक पद दूसरे बहुपद का या व्यंजक का कैसे गुणनखंड होगा? गुणनखंड तभी होता है जब उसका भाग देने पर कट जाए, 0 आए। तो उसी कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 यानी कि उसकी वैल्यू x - 1 बराबर 0 यानी x का बराबर 1 इसमें जब हम पुट करेंगे तो इस टोटल वैल्यू भी 0 आनी चाहिए, क्योंकि गुणनखंड है। तो इसको हम जब हल करते हैं एक रख करके तो k की वैल्यू इतना आती है। ठीक है, इसको नोट कर लें, देख लें। दूसरे का ग देखें, ये पूछ रहा है कि यह जो समीकरण है x - 2y = 4, तो इसमें से इन दोनों विकल्पों में कौन इसका हल होगा, कौन इसका हल नहीं होगा। तो हल होने की कंडीशन यह है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आना चाहिए इसकी वैल्यू रखने पर। तो 2x की वैल्यू है, y की वैल्यू 0 इसमें रखेंगे, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे। तो जैसे ही हम 2,0 इसमें रखते हैं, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो देखते हैं कि 2 आता है जबकि 4 आना चाहिए, तो वह हल समीकरण का नहीं है। पुनः दूसरा जो दिया है 4,0, यदि हम रखते हैं x की वैल्यू 4 और y का मान 0 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आसानी से आ जाता है। इसके कहने का आशय है कि 4,0 दिए गए समीकरण का हल है। अब दूसरे का घ देखें, ये फिगर दे रखा है, ये 95 है, 40 है और यह 75, और यहाँ पर ये वैल्यू पूछ रहा है कोण एस क्यू टी इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले यह निकाल के हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, इसमें लगा करके यह निकाल लें। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं तो यह निकल जाएगा, फिर यह। ठीक, तो इस त्रिभुज में अप्लाई करें। अप्लाई करने पर इसकी RTP की वैल्यू निकल आई। 180 में से घटाएंगे इन दोनों को जोड़ करके, यह चूंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, चूंकि यह वैल्यू निकल आया आपका 45, तो यह भी इसका भी मान 45 होगा। अब इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 होता है और उसको सॉल्व करेंगे तो 60 अंश इसकी वैल्यू आएगा, SQT का इसका मान। प्रश्न संख्या तीसरा दिया है, देखें यह बहुपद यह है और दूसरा यह। अब दोनों को x + a से भाग देने पर सिद्ध करना है कि इतना आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि x + a भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 आता है, यानी कि x + a इसका भी गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड है। ठीक है, तो गुणनखंड का मतलब इसमें मान रखेंगे तो 0 आना चाहिए, इसमें मान रखेंगे तो 0 आना चाहिए। और दोनों को समीकरण मान के इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सिद्ध करना, a = m - q / l - p, ये सब वैल्यू दे रखा है। अतः हम लोग क्या करेंगे, x + a यदि दोनों का गुणनखंड है, दोनों व्यंजकों का या बहुपदों का, तो उसकी की वैल्यू 0 रखते हैं। x का मान आएगा -a, फिर ये आपका पहला व्यंजक है, इसमें x की जगह सिर्फ -a रख करके इसको सॉल्व करेंगे, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर यह जो दूसरा व्यंजक है, इसमें पुनः x के स्थान पर -a रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। चूंकि समीकरण 1 और दोनों का देख रहे हैं, दाहिना पक्ष 0 0 है, बराबर है। अब इसको समीकरण की तरह हल करते हैं। इधर का पक्ष बराबर है 0 0, अतः बायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए। ऐसी दशा में बराबर करके इसको हम लोग सजाती चीज़ें काटते रहे, a² से a², फिर सॉल्व करते हैं पक्षांतर करके, का मान लेकर के। ठीक, a कोष्टक में l - p = m - q आ रहा है, तो a बराबर क्या होगा, इतना बटे इतना, यही चीज़ सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर तीसरा का ख देखें, अब पूछ रहा है कि 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या या कितना भी परिमेय संख्या क्यों न पूछे। आइए इस सूत्र को देखते हैं और कैसे हल होता है।
ऐसे क्वेश्चनों में एक संख्या को हम ए मान लेते हैं, दूसरी वाली संख्या बी मान लेते हैं, दोनों के बीच परमेय संख्या पूछ रहा है, ठीक है। और कितनी संख्या पूछ रहा है, यानी कि वैल्यू यहाँ पर 5 परमेय संख्या पूछ रहा है। अब यहाँ पर फिगर होता है कि परमेय संख्या डी बराबर ए, फार्मूला होता है डी बराबर बी माइनस ए बटे एन प्लस 1, ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बी की वैल्यू देखें 4/5 है, ए की वैल्यू 3/5 है। अब बटे नीचे एन की वैल्यू 5 है और 1। अब इसको जब सॉल्व करते हैं, नीचे का पलट जाता है, 1 ऊपर जाएगा, 6 नीचे आएगा, तो इसकी वैल्यू डी की वैल्यू 1/30 आएगी, ठीक, 1/30। अतः 3/5 और 4/5 के बीच जितनी भी परमेय संख्या पूछ रही है, तो एक परमेय संख्या पूछ रहे तो ए प्लस डी होगा, दूसरा पूछ रहा है तो ए प्लस 2d, तीसरा पूछ रहा है तो ए प्लस 3d, ऐसा हम करते चले जाते हैं आगे। ए की वैल्यू 3/5 है और डी की वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट करके 1/30 निकाला है, रख करके इसको सॉल्व करेंगे, इतना आएगा। फिर ए प्लस 2d निकालना है, तो ए की वैल्यू वहीं रहेगा, 2 गुणित डी, डी की वैल्यू अभी जो निकाले हैं 1/30, सॉल्व करके हल करेंगे। इस तरह से ऐसे ही आगे संख्याएं निकलती चली जाएंगी। तीसरे का ग देखें, यहाँ पर एक वृत्त की जीवा और वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोगों को दीर्घचाप किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जीवा ही त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण और दीर्घ चाप के द्वारा अंतरित कोणों को ज्ञात करना है। आइए समझते हैं। देखें, यहाँ पर यह वृत्त है, यह हमारी जीवा ए बी है, जीवा ए बी इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर यह लघु चाप नीचे वाला है, ऊपर वाला दीर्घ चाप है, ठीक। तो इसके द्वारा यह बना हुआ कोण है ऊपर का, और लघु चाप के द्वारा यह बना कोण नीचे का है, कोण ए ओ बी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में यदि यह जीवा इस त्रिज्या के बराबर होगा तो तीनों भुजाएं बराबर, यदि यह कोण x मान ले, यह x और x, तो यदि भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी, आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोण x x x इक्वल टू 180 हो जाएगा, इन तीनों का योग। अब इसकी वैल्यू कितना निकल आएगी, 60 अंश, 3x बराबर 180, तो तिरछा 18। इसका कोण यानी लघु चाप का कोण ए ओ बी नीचे वाला ये 60, तो ऊपर वाला क्या होगा, टोटल वृत्त के परितः संपूर्ण कोण 360 होते हैं। 360 में से आप 60 अंश घटाएंगे तो 300 अंश वो दीर्घ वृत्त का कोण होगा। अब तीसरे का घ देखें, यहाँ पर एक त्रिभुज बना रखा है ए बी सी, इसकी माप 50, 80 और 120 है, और यहाँ पूछ रहा है कि इसमें अंदर घास लगानी है तो उसका एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल पूछ रहा है। और दूसरा कि चारों तरफ तार से घेरा जाए बाड़ से, तो 20 प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का क्या व्यय होगा। तो सबसे पहले हम इसकी परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो परिमाप होगा, जोड़ होगा 50 + 120 + 80 में से 3 मीटर ये बोल रहा है कि गेट है, ठीक। तो उसको घटा करके 20 का गुणा कर देंगे, फिर यह विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला रख करके इसकी एरिया निकालेंगे। तो देखें, परिमाप तीनों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं, और वह जो गेट है 3 मीटर का, और 250 में से 3 मीटर घटा दें, ठीक है। अब 20 रुपया पर मीटर की दर से उसमें जितना आ रहा है टोटल परिमाप घटाने पर, उसमें 20 का गुणा कर दें तो इतना रुपया खर्च निकल जाएगा। अब चूंकि विषम बाहु त्रिभुज का यहाँ पर फार्मूला लगाना, हीरो का सूत्र क्या होता है, यस करली में s - a, s - b, s - c। यस क्या है, तीनों भुजाओं का जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप यानी a + b + c बटे 2। a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू अलग अलग मान लेंगे, 80, 180, 50 और 120 को डिवाइड करेंगे, 125 आएगा। उस फार्मूले में हम मान रख करके इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, यही क्वेश्चन का सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 4 का क ए सिद्ध करना है, ठीक है। दोनों त्रिभुज सर्वांग समभुज, इसको देख लें, इसको अपने बुक से चेक कर लेंगे। और चौथे का सेकंड वाला है, यहाँ पर प्रत्येक कोण 60 अंश होगा, ये सिद्ध करना है। देखिए, समबाहु त्रिभुज की यदि समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक। प्रत्येक कोण 60 अंश हो जाएंगे ऑटोमेटिक। वही चीज़ हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक। तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो भुजाएं बराबर हो तो उनके आमने सामने के सभी कोण भी बराबर। एक x मान लिया तो तीनों x, तीनों का योग 180, इस तरह से सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर चौथे का ख आपको अपने बुक से सिद्ध कर लेना है, देख लेना है। पांचवा का क देखें, x बराबर इतना वैल्यू दिया, 3 + करड़ी में 8, तो इतने की वैल्यू पूछ रहा है।
तो ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें अप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब एक्स की वैल्यू इतना दिया है तो 1/, क्यों ना एक्स की वैल्यू निकाली जाए। 1/x की वैल्यू 1/3 प्लस करड़ी में 8 हो जाएगा, जैसा कि दिया है। अब हर का प्रमेयीकरण करने के लिए चूंकि यहाँ पर प्लस किया है तो यहाँ माइनस करके वही संख्या 3 - 8 का हर में भी अंश में भी गुणा करते हैं, इससे उसके वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा करने पर ऊपर इतना आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको हम लिखते हैं। 8 × 8 = 64 का वर्गमूल 8 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल 1/x की वैल्यू इतना चली आई। अब ठीक, अब चूंकि हम लोगों को x प्लस 1/x की वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे। x की वैल्यू इतना है, दे रखा है 1/x इतना, टोटल सॉल्व करने पर 6 आएगा। अब यहाँ पर x प्लस 1/x से पूरे का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। ए धन बी पूरे का होल स्क्वायर इतना होता है। अब इसमें सिर्फ वैल्यू रख दे, मान रख करके इसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 5वां का ख देखें। एक वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की लंबाइयां 6 और 8 है। एक छोटी जीवा है, एक बड़ी जीवा। यदि छोटी जीवा केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर हो तो दूसरी जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर है, इसको आइए चेक करते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम एक फिगर बनाएंगे। फिगर में जो वैल्यू दे रखा है यहाँ पर उसकी मान रखेंगे। यहाँ देखेंगे केंद्र से छोटी वाली जो जीवा ए बी है इसकी दूरी 4 है, ठीक। और यहाँ से ओ क्यू, इसकी दूरी ओ क्यू है और यह वैल्यू त्रिज्या 5 दिया है। उसकी त्रिज्या 5 हम लोगों ने को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो केंद्र से ये जो दूरियां होती हैं, या यह कह लें कि केंद्र से डाला गया ये जो लंब होता है जीवा को अर्धित करता है। टोटल ए बी की वैल्यू 6 था तो ए पी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3। अब इस त्रिभुज में पाइथागोरस का लगाएंगे, तो पाइथागोरस का लगाएंगे, यह 3 है, यह 4 है, तो ओ ए की वैल्यू 5 निकल आएगी। देखें ओ ए की वैल्यू 5। अब चूंकि त्रिज्याएं बराबर हैं तो ओ ए ओ सी सब यह भी 5 हो जाएगा ऊपर वाले फिगर में। अब ऊपर वाले में एक बार फिर पाइथागोरस अप्लाई करें। यह जबकि यह सी क्यू की वैल्यू दे रखा है आपका 4, चूंकि टोटल 8 है तो यह 4, ठीक। तो यह निकल आएगा ओ क्यू की वैल्यू, वही चीज़ हम लोगों से पूछ रहा है। इसको देख लें, पाइथागोरस से अप्लाई करेंगे उस ऊपर वाले फिगर में। यह 5 दे रखा है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का अपना वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। सॉल्व करेंगे तो ओ की वैल्यू 3 आएगी यहाँ पर इस फिगर में। सो थैंक यू स्टूडेंट।